हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्षांश ट्यूटर्स पर। बेटा, मुझे कुछ बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज मिले थे कि सर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस सॉल्व करने के लिए, दैट इज रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। तो इसका एक बार आप हमें गो थ्रू कर दीजिएगा आइडिया, क्योंकि इसमें 4-5 डेरिवेशन है, सबका पैटर्न सेम है। तो एक पैटर्न अगर आपके समझ में आ जाता है तो आप फिर सारे के सारे इसके ऊपर डेरिवेशंस कर सकते हैं और न्यूमेरिकल भी बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बेटा मैंने डिसाइड किया है कि काम करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम एक बार रिफ्रैक्शन के लिए कैलकुलेशन करके देख लेते हैं वी यू एफ की क्या रिलेशन आती है। आफ्टर दैट फिर हम इसको गो थ्रू करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, इसमें दो चीजें बेटा आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में पढ़ी है। यहां पे ओरिजिन मानते थे तो आप यहां पे आपसे पोल मान लेना। ठीक है, पोल के राइट साइड में जब आप जाएंगे, मेरे अकॉर्डिंग राइट है, आपका लेफ्ट दिख रहा होगा, राइट साइड में जब आप जाएंगे तो जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस आता है, तो यानी कि पोल के राइट साइड में जो भी वैल्यूज आप डील करेंगे वो आपको पॉजिटिव लेनी है। ठीक, पोल के निगेटिव एक्स एक्सिस में अगर आप जाते हैं, पोल की लेफ्ट साइड में जाते हैं तो आपको माइनस साइन ले लेना है। राइट, अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव वाई एक्सिस आता था ना, तो इसलिए आप पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, जैसे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आई, हाइट ऑफ द इमेज आई या कुछ भी। ठीक, सिमिलरली अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस वाई एक्सिस आता था, तो इसलिए आप निगेटिव साइन यहां पर डील करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो साइन कन्वेंशन को डील करने के लिए आपको कुछ स्पेशल मेहनत नहीं करनी है, स्पेशल टॉपिक को स्टडी नहीं करना है। यू नीड टू ओनली अंडरस्टैंड दैट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम इज टाइप अ पोल, इज लाइक अ पोल, right? And after that you can calculate the sign convention system easily, right? तो let us proceed with the spherical surface के लिए रिफ्रैक्शन आपको कैसे डील करना है। ठीक है, तो स्फेरिकल सरफेस के लिए सपोज दैट मेरे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस है। अब इस कॉन्वेक्स सरफेस को मैंने दो मीडियम के अंदर रखना है, तो आपको न्यूमेरिकल्स में क्या बोलेगा कि यहाँ पे पानी में इमर्स्ड कर दिया, ग्लास इधर है, एयर इधर है, वो सारी कहानी वही जो अब तक चलती आ रही थी। तो सपोज दैट मैंने इसको इमर्स्ड किया हुआ है किसी एक डेंसर मीडियम में। तो चार केस बेटा इसके अंदर बनते हैं कि ऑब्जेक्ट रेयर में रखा है, डेंसर में आपकी इमेज बन रही है रियल। ऑब्जेक्ट आपका रेयर में रखा है, डेंसर में इमेज बन रही है वर्चुअल। ठीक है, सिमिलरली उल्टे कर दो इन दोनों केसेस को, ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा है, इमेज बन रही है रियल, ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा है, इमेज बन रही है वर्चुअल। तो चार केसेस बनते हैं, तो जाहिर सी बात है बेटा चार डेरिवेशन हो जाएंगे। तो आपको मैं एक डेरिवेशन बता रहा हूं, इसको कर लेना, इसी के बिहाफ पे बेटा चारों हैं, बस डायग्राम चेंज करना है, वरना पूरा का पूरा आप ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट ये मेरा यहाँ पे रेयर मीडियम था और मैंने यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो कॉन्वेक्स सरफेस को कट करती है एट ए पॉइंट जिसको हम बोलते हैं पोल। ठीक, तो सपोज दैट पोल पे ये कट कर रही है। ठीक है, पी पॉइंट जिसको हम डिनोट करेंगे। ठीक, अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद यहां पे आपको बेटा तीन अजम्पशंस और यूज करने हैं ताकि आप आसानी से इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तीन अजम्पशन है। सबसे पहला, आप जो भी ऑब्जेक्ट यहां पे डील करेंगे तो बेटा ऑब्जेक्ट हमेशा आपको लेना है पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं जैसे 10th में लेते थे आपकी ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया और उस पर डील करना है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट डील करना है। ठीक है, तो ये वाला यहां पे नहीं चलेगा, आपको हमेशा यहां पे डॉट करके डील करना है। ठीक, दूसरा आपको हमेशा ये चीज सोच के चलनी है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो वो जो भी एंगल बनाएगा, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो चाहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, वो टेंस टू नेग्लिजिबल हो इन टर्म्स ऑफ इट्स आइडेंटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, मतलब अगर साइन आई की बात करें तो उसकी वैल्यू इतनी कम है कि वो आई है, बहुत छोटा एंगल। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है, हमें ये सोच के चलना है कि जो भी हम डील करेंगे वो बहुत ही ज्यादा छोटे एंगल्स पे डील हो रही है। ठीक, और थर्ड केस कि जो इसका अपर्चर है, इसको अपर्चर बोलते हैं, ये जो अपर्चर है ये भी बहुत छोटा है। ठीक है, नीचे से नीचे तक होता है, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर की डील करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने बनाया। ठीक, तो अपर्चर जो है वो भी बहुत छोटा है। अपर्चर दो तरह का होता है बेटा यहाँ पे, एक लीनियर अपर्चर जो मैंने राइट डाउन कर दिया है, ठीक, एक होता है एंगुलर अपर्चर। इसका अब यहाँ पे सर्किल है ना, ये तो सर्किल इधर की तरफ जाएगा तो सेंटर अंदर की तरफ आएगा ना, सेंटर अंदर की तरफ आएगा तो इट मींस दिस इज रेडियस।
अभी मैंने आपको समझाया था कि पोल को ओरिजिन मान लो तो रेडियस क्या है, पॉजिटिव। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंसेज की हम लोग रेडियस क्या लेते थे, पॉजिटिव लेते थे। फोकल लेंथ क्या लेते थे, पॉजिटिव लेते थे। यही तो रीजन है, समझ पा रहे हैं? तो ये हमने यहाँ पे पॉजिटिव आर ले लेनी है। क्लियर? तीसरा हमें मानना है कि अपर्चर जो होगी सर, जो मैंने अभी आपको बताया, अपर्चर भी बहुत छोटी है ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। और अगर सेंटर से हम इन अपर्चर्स के पॉइंट्स को मिलाएं लीनियर अपर्चर के, तो उसको एंगुलर अपर्चर बोलेंगे। मतलब सपोज दैट इसको मैंने कुछ नाम दे दिया MNO, तो MNO के रेस्पेक्ट में MCO आपका एंगुलर अपर्चर कहलाता है। ठीक है, अब डील करते हैं। सपोज दैट रेयर में मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रेयर मीडियम से मुझे पता है कि रे ऑफ लाइट जाएगी और यहां पे ये कहीं पे टकरा गई। ठीक है, जब ये रे ऑफ लाइट यहां पे टकरा जाती है तो सेंटर से हमें यहां पे परपेंडिकुलर मानना है हमेशा। नॉर्मल टू द प्लेन जो डालते थे ना रिफ्रैक्शन में, टॉपिक आपने स्टडी किया होगा, तो सेंटर से हमने यहां पे परपेंडिकुलर डाल दिया। अब बेटा दिस इज द रेयर मीडियम म्यू1 मान लेते हैं, दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज म्यू2 मान लेते हैं। राइट, तो हमें पता है रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ी सी बेंड हो जाएगी लाइट। तो लाइट को मैंने थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड कर दिया। ठीक है, तो आपको जो फाइनली इमेज मिली, दिस इज योर इमेज। ठीक, नेमिंग भी बेटा जो मैं कर रहा हूं ना, आप इसी को नेमिंग रखना तो थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। जैसे आपको हमेशा याद रखना है कि ऑब्जेक्ट से जो भी एंगल बने, चाहे रेयर मीडियम में बने, चाहे डेंसर में बने, चाहे किसी भी सिचुएशन में बने, हम अल्फा ही मानेंगे, ताकि आप बाकी के 3 डेरिवेशन में भी यही वाली बात लिख सकें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जो आपका सेंटर से मानेंगे एंगल वो गामा मान लेंगे हम। ठीक है, और जो आई का मानेंगे, ये आई मतलब इमेज का, वो हम बीटा एंगल यहां पे डील करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं इन एंगल्स की, तो ये तो आपको पता ही है इंसिडेंट एंगल है। अगर इसको ऐसे देखो, आप देखो इंसिडेंट एंगल, और दिस वन इज रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, रट लो बेटा। आपको जो चीज करनी है, बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको कुछ नाम दे दो आप, सपोज दैट क्यू। ठीक है, क्यू दे दो, एम दे दो, पी दे दो, जो मन करे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले एक चीज यहां पे ढूंढनी है। एक ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी होती थी कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल बनाया आपने और उसका एक्सटर्नल एंगल जेड है, तो वो 2 इंटरनल एंगल के एडिशन के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। यही बस 2 जगह आप प्रॉपर्टी सर्च कर लो और इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको डील करना है। ठीक है, क्या है देखो, बड़ी मुझे सिंपल दिख रही है। आपको आई और आर के लिए डील करनी है, क्योंकि एक ही लॉ हमारे पास अभी तक है, दैट इज स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के बिहाफ पे हम इसको डील करेंगे और वी यू एफ में रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, हमारा मोटिव भी क्या है, वी यू एफ के रिलेशन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम। जैसे 10th क्लास में था ना 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, लेकिन वहां पे कोई मीडियम का चक्कर नहीं था। वो भी करेंगे, बाई कॉन्वेक्स के लिए डील होता है वो, है ना। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, मीडियम के रेस्पेक्ट में हमें डीलिंग करनी है, तो क्या होगी वो हमें यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, तो देखो बड़ा सिंपल सा है। देखो आपको दिख रहा होगा इन ट्रायंगल QIC, अगर आप QIC को अगर ध्यान से देखें तो देखो R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा दिख रहा है। तो सबसे पहला आपको हमेशा इन ट्रायंगल QIC, नाम भी अगर यही रखोगे तो चारों केसेस में यही लेना है। तो इन ट्रायंगल QIC आपको दिख रहा है कि सर हमारा R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा आया है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल ढूंढो जो I को डील कर सके। तो I का देखो दिख रहा है मुझे QOI। ठीक है, अगर मैं QOC को डील कर लो, I थोड़ा दूर हो जाएगा, QOC। तो QOC आप याद रख सकते हैं, क्योंकि देखो C वाली लाइन ही तो जा रही है ना आगे, प्रोसीड ये वाला केस ढूंढना है हमें। तो QOC की अगर हम बात करें तो देखो I इज इक्वल टू क्या हो रहा है, गामा प्लस अल्फा। ठीक है, तो एंगल I इन ट्रायंगल QOC की अगर बात करें तो हमें पता चल गया कि सर I इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू भी मैं थोड़ा सा यहां से कैलकुलेट कर लेता हूं। तो यहां पे भी मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं। इस अपर्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहो तो इसको मिटा सकते हैं, मैं छेड़ नहीं रहा हूं, थोड़ा डायग्राम गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको Q के बाद कुछ नाम दे देते हैं। सपोज दैट इसका नाम दे दिया S। तो QS के रेस्पेक्ट में अगर आप डील करें तो देखो एंगल के सामने की लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, एज वी नो।
ठीक है ना। तो एंगल के सामने की लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो देखो यहां से मैं बीटा के लिए कैलकुलेट करूं, ये सबसे पहले चलो अल्फा के लिए कर देते हैं। एंगल के सामने लाइन परपेंडिकुलर QS, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, तो यानी कि 10 अल्फा कैन बी रिटन एज QS, दिख रहा है QS अपॉन OS। लेकिन मैंने अभी जस्ट आपको बताया था अपर्चर इज वेरी स्मॉल, तो बेटा OS को OP भी ले सकते हैं, तो यानी कि इट कैन बी रिटन एज QS अपॉन OP। और OP क्या है, OP बेटा पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, U होता है, समझ पा रहे हैं। तो यानी कि इसको हम बाद में डील करेंगे, U लिख लेंगे क्योंकि साइन कन्वेंशन भी लेना है, तो जब पुट करेंगे तब देखेंगे, ठीक। तो यानी कि ये लगभग अल्फा है क्योंकि कंडीशन बताई थी, एंगल भी स्मॉल मानना है, ठीक। सिमिलरली अब बात करते हैं टेन बीटा की, तो बेटा डायग्राम में आप देख सकते हैं टेन बीटा ये रहा है, एंगल के सामने की लाइन परपेंडिकुलर, तो QS अपॉन SI, ठीक है। तो QS अपॉन SI इसको ले सकता हूं और SI को लगभग PI ले सकता हूं क्योंकि अपर्चर स्मॉल माना है। थर्ड कंडीशन यही तो थी ना मेरी कि अपर्चर भी मुझे स्मॉल लेना है, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं QS अपॉन PI, ठीक है। और जो कि लगभग बराबर होना चाहिए बीटा के क्योंकि एंगल भी स्मॉल माना। अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेरिवेशन में, अगर अजम्पशन नहीं समझे डेरिवेशन खराब हो जाएगी, ठीक है। अब गामा की बात करते हैं, तो गामा भी परहैप्स इक्वल टू 10 गामा में ले सकता हूं। तो गामा के लिए बेटा अगर आप डील करें तो QS अपॉन SC, ठीक है, या फिर उसको PC मान लेते हैं, तो QS अपॉन PC मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक। अब कर दो आप स्नेल्स लॉ अप्लाइड, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या था आपका, स्नेल्स लॉ की अगर हम बात करें तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन I के अकॉर्डिंग μ2 अपॉन μ1। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दिया करो, I इज इक्वल टू साइन R रखोगे तो अपने आप समझ में आ जाता है, ठीक। अब लेकिन साइन I को I ले सकता हूं, साइन R को R ले सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा μ1I इज इक्वल टू μ2R, ठीक। और I इज इक्वल टू अभी बनाया गामा प्लस अल्फा, तो I की वैल्यू मैंने यहां रख दी बेटा गामा प्लस अल्फा, और R की वैल्यू अभी हमने निकाली थी इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, दैट इज गामा माइनस बीटा, ठीक। अब बेटा अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज ये रही, उठा के पुट कर दो। तो देखो मैं डायरेक्ट एक चीज कर रहा हूं, देखो इसमें भी QS, इसमें भी QS, इसमें भी QS में डायरेक्ट कॉमन लेके सॉल्व कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा μ1, QS तो कॉमन आ गया, गामा है बेटा QS अपॉन PC, तो 1 अपॉन PC प्लस अल्फा बेटा QS अपॉन OP, तो यानी कि 1 अपॉन OP इज इक्वल टू μ2। गामा की वैल्यू बेटा QS अपॉन PC, तो QS कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे भी ताकि कट जाएगा, आसान हो जाएगा थोड़ा सा, तो यानी कि 1 अपॉन PC माइनस बीटा इज द QS अपॉन PI, QS कॉमन लिया हुआ है तो 1 अपॉन PI हो गया। QS से बेटा आपका QS कैंसिल आउट हो जाएगा, तो μ1 अपॉन PC का वैल्यू PC इज द R, पोल से राइट साइड में है तो प्लस का R, प्लस फिर से μ1 की मल्टीप्लाई μ1 अपॉन OP इज द U, लेकिन OP बेटा किधर है, लेफ्ट साइड में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो माइनस का U, समझ पा रहे हैं ये वाली कहानी, इज इक्वल टू μ2 अपॉन PC अभी बताया प्लस का R, ठीक है, माइनस 1 अपॉन PI क्या है बेटा, जहां से इमेज बनी है V और वो पॉजिटिव साइड में तो प्लस का V। अब कुछ नहीं करना आपको, R वाली साइड एक तरफ ले जाओ, V वाली साइड एक तरफ ले जाते हैं, ये μ2 है इसके साथ में, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का μ2 अपॉन V, और ये प्लस माइनस का हो चुका है μ1 अपॉन U इज इक्वल टू, बेटा ये μ2 अपॉन R यहाँ पे था ही, और ये इधर लेके आया हूं तो माइनस का μ1 अपॉन R, या यू कैन से μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू μ2 माइनस μ1। बेटा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि सर मीडियम के रेस्पेक्ट में जब आपने डील किया तो मीडियम के रेस्पेक्ट में हमारा आंसर अलग आ गया है, तो हमें इस डेरिवेशन का ही सारे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करना होता है। कॉनकेव के लिए भी सेम केस आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर बाकी के 3 कंडीशन की, तो 3 कंडीशन में भी कोई चेंज नहीं है। रेयर टू डेंसर जाओगे तो यही रहेगा फॉर्मूला, डेंसर टू रेयर जाओगे जहां μ2 है वहां μ1 कर देना, मतलब μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन R, μ1 माइनस μ2, बस इतना सा चेंज है। बाकी डेरिवेशंस में जब आप सॉल्व करोगे तो हर एक में यही चीज आप लिख सकते हो, थोड़ी सी लाइंस में काम हो जाएगा आपका, बस आपको सीखने की जरूरत है कि कैसे किया, ठीक है। दूसरी बात, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में बेटा आपका सेंटर इधर जा रहा है तो R पॉजिटिव रहती है। कॉनकेव में क्या होगा, कॉनकेव ऐसे बनेगा, तो कॉनकेव में क्या होगा, सेंटर इधर, सर्किल इधर कंप्लीट होगा, तो रेडियस की अगर बात करें तो इधर
तो यानी कि नेगेटिव लेना है। बस इतनी सी दो छोटी छोटी सी बातें हैं, डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना अच्छे से समझ के। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है। क्लियर? चलिए, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं। आज मैं 2-3 क्वेश्चन ही ले पाऊंगा बेटा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है फिर, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे कि प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। पेज नंबर 9.38 की डील है ये। तो पेज नंबर 9.38 के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पे डीलिंग करनी है। तो पेज नंबर 9.38 पे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बेटा मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपको लेना है, जैसे मैंने अभी डेरिवेशन के अंदर लिया था, और उसके अंदर आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव लेंगे, कॉन्वेक्स है, तो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज प्लस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस 4/3 एंड 1.60। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और दूसरा 1.60 है। तो μ1 इज इक्वल टू 4/3 हो गया और μ2 इज इक्वल टू 1.60। अब बच्चे बोल रहे हैं सर कैसे डिसाइड किया μ1 μ2? तो बेटा मैंने पहले ही बताया था, 1 जो होता है वो रेयरर को लेंगे, तो ये कितना है 1.33 के आसपास ही तो है ना। ठीक, तो इसलिए μ1 और μ2 बड़ा है, तो इसलिए μ2 डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये भी डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम होता है कभी कभी। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इसमें एक फर्स्ट मीडियम में रखा गया है, फर्स्ट मीडियम में ऑब्जेक्ट को रख दिया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर। फर्स्ट मीडियम में रखा तो यानी कि किस साइड, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो u इज इक्वल टू माइनस का 200 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक, अब क्या करना है, अब कह रहा है कि फ्रॉम द रिफ्रैक्टिव सर्वे कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, v कैलकुलेट करना है। छोटी क्लास वाला क्वेश्चन बन गया। अब तो यही तो चीज समझने वाली थी बस, इसमें बच्चे इसी में कंफ्यूज थे। एक दो बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, जैसे रजत ने, सिर्फ हमने बोले कि सर ये μ1 μ2 डिसाइड नहीं हो रहा। तो सिंपल सा है, रेयरर 1 है। ठीक, क्या करेंगे, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन r μ2 माइनस μ1। इसको भी याद रखने की ट्रिक, v यानी कि इमेज, इमेज कहां बनी है, डेंसर में बनी है, हो गया u2। ठीक है, μ2 की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता अब इसको भी मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना। 1.60 अपॉन v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, माइनस μ1 कितना है 4/3। 4/3 को चाहो तो मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ। यहाँ पे भाई कितना हो गया, 3 1 जा 3, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 3 3 जा 9, तो 1.3 ले लो या 1.33 ले लो, चॉइस इज योर्स। u का वैल्यू माइनस का 200 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन r 20 है, सेंटीमीटर में डील कर सकते हैं। μ2 कितना है 1.60 माइनस 1.33 या 1.30 ले लो, परहैप्स में चल जाता है काम। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले जाना, सॉल्व कर लेना, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, करने के ऊपर बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं जरा, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा अगर हम बात करें, क्वेश्चन इज सेइंग दैट one end of a cylindrical rod is grounded to a hemispherical surface of radius r is equal to 20 सेंटीमीटर। ओके, एक सिलिंड्रिकल रोड है बेटा हमारे पास। ठीक है, उस सिलिंड्रिकल रोड का जो एक एंड है उसको हमें हेमिस्फेरिकल सरफेस से, जिसकी रेडियस 20 मिलीमीटर रखनी है, उससे ग्राउंड कर देना है, एंड इट इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। फिर उसको पानी के अंदर डाल देना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रोड इज 1.50, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रोड का दिया है 1.50, तो आपसे पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रोड इनसाइड वाटर एट द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। पोल से आपको इसको रख देना है कितना, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम द पोल, एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको रख दिया गया है। तो आपसे इसमें पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, सपोज दैट ये आपकी सिलिंड्रिकल रोड थी, इस सिलिंड्रिकल रोड का ये नीचे वाला हिस्सा आपने सपोज दैट स्फेरिकल कर लिया। ठीक, स्फेरिकल कर दिया, तो रेडियस आपको गिवन है बेटा, कितनी रेडियस का किया है, r इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जनरली हम आंसर जो है सेंटीमीटर में निकालते हैं, तो r इसकी दे रखी है, तो r इज इक्वल टू हो गया 20 मिलीमीटर। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर इसको आप पानी के अंदर डाल दिया, अब मैंने उठाया इसको पानी के अंदर डाल दिया, पानी में इमर्स्ड कर दिया,
ठीक है, कोई इशू नहीं। अब वाटर में इमर्स्ड किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे भी पता है 1.33 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रोड, इस रोड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें दिया हुआ है, दैट इज μ2 मानेंगे, दैट इज 1.50, और वाटर का दिया हुआ है μ1 मानेंगे, दैट इज 1.33। तो रेयर टू डेंसर का केस हो गया फिर से, ठीक है ना। अब रेयरर में ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए, तो कह रहे फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस एंड द एक्सिस ऑफ द इनसाइड द वाटर। यस, पानी के अंदर ही 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं फ्रॉम द पोल, लिखा भी है कि पोल से मानो, तो पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, ठीक। तो कुछ नहीं करना बेटा, u का वैल्यू आप ले लेंगे माइनस का 10 सेंटीमीटर, रेडियस मिलीमीटर में है, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बेटा मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 10⁻⁻1 कर लो, ठीक है। तो 10⁻⁻1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस आपको सारे दे ही रखे हैं, बस अब तो कुछ करना ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। इंटू 10⁻⁻1 का मतलब क्या है, 10⁻⁻1 का हो गया 20 इंटू 1/10, 0 कट जाएगा, तो यानी कि 2 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। आर की वैल्यू पॉजिटिव है, वैल्यूज आप उठा करके पुट कर देंगे, वही μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू 1/r μ2 माइनस μ1। क्यों? क्योंकि रेयर टू डेंसर ही इमेज का केस दिया हुआ है, ठीक है, और कॉन्वेक्स ही होता है स्फेरिकल सरफेस नीचे से, आप अगर इसको सिलेंड्रिकल बनाएंगे तो, ठीक है। अब तो कर ही लोगे ना, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू 1/r μ2 माइनस μ1, ठीक है। r का वैल्यू दे दिया, u का वैल्यू दे दिया, μ1 μ2 दे रखा है, v निकालना है, ठीक है। कैलकुलेशन करने की बेटा कोशिश करो, सीखना शुरू करो, तभी हो पाएगी। ऐसे तो आपको मैं चाहूं तो मैं तो सारे क्वेश्चन करा दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो काम है कराना, ठीक है। लेकिन जब आप खुद से कोशिश नहीं करते तब तक नहीं हो पाता है, ठीक है। मैंने ऐसा रियलाइज किया है, सपोज दैट आपको स्विमिंग सीखनी है, अगर स्विमिंग आप सीखना चाहते हैं, तो मैंने उस पर 10 किताबें आपको पढ़ा दी आज, ये भी होता है वो भी होता है, सारी स्टोरी मैंने समझा दी, ऐसे हाथ चलाने वैसे चलाने। अब जाकर के आपको स्विमिंग पूल में, नदी में धक्का दे दिया, क्या तैर पाओगे? नहीं, क्योंकि स्विमिंग पूल की बुक पे ही साफ साफ लिखा रहता है, विदाउट वेट यू कैन लर्न स्विमिंग। जब तक भीगोगे नहीं, स्विमिंग नहीं सीख सकते। सेम बेटा फिजिक्स का कंसेप्ट होता है, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करना शुरू करोगे, आपको कभी भी फिजिक्स नहीं आ सकती। समझ पा रहे हैं बात? तो आपको कोई भी पढ़ा दे, कितना भी पढ़ा दे, कहीं से भी आप सीख लो, जब तक खुद से वेट नहीं होगे, जब तक खुद से इसमें डूबोगे नहीं, जब तक इसको खुद से नहीं करोगे, ये कभी भी नहीं आ सकती है, ठीक है। इसलिए मेरा आप लोगों को यही सजेशन है बेटा, टाइम आपके पास 2 महीना 3 महीना जितना भी बचा है, अगर 2022 के एग्जाम की बात की जाए, टर्म 2 की, तो जितना भी टाइम बचा है उसमें आप प्रिपरेशन करो। एग्जाम पैटर्न, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर लॉकडाउन शुरू हो गया दिल्ली में, तो क्या होगा? तो बेटा अभी इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो डायरेक्ट cbscacademic.in पे देखा करो, ठीक है। कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी बता रहे हैं, ऑनलाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साफ साफ academic.in पे आता है पब्लिक एडवाइजरी करके नोटिस, उस पे पढ़ लिया करो। अगर नहीं नोटिस आया तो इसका मतलब अभी तक उन लोगों ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। जो डिसीजन आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा, जैसे मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इसलिए अपनी प्रिपरेशन एटलीस्ट आप लोग कंप्लीट कर लो। और ऑप्टिक्स जो है कंप्लीट, रेज एंड वेव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। आगे मैं और अच्छी आपको वीडियो देता रहूंगा। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे सर चैनल को कंटिन्यू रखो, तो बेटा कंटिन्यू रहेगा, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो, अपने दोस्तों को शेयर करते रहो और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।